हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। डिफ्यूजन के कुछ फॉर्मूलाज हमने देखे थे, कैसे हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर कर सकते हैं, डिफ्यूजन को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, dx अपॉन dt, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, या फिर मोल्स डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, या फिर वॉल्यूम डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन एंड प्रेशर ड्रॉप्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो डिफरेंट हमने फॉर्मूला देखे थे, तो उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है जो हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। गिवन आपको 0.5 मोल ऑफ ईच H2, SO2 and CH4 kept in a same container of volume V. A hole is made in container at same temperature. What is the order of partial pressure of three gas after 3 hours? तो एक कंटेनर में H2 प्रेजेंट है, SO2 प्रेजेंट है और CH4 मीथेन प्रेजेंट है। ठीक है, इनिशियली तीनों के 0.5, 0.5, 0.5 मोल्स हैं। तो 3 आवर्स के बाद प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, वो आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और ऑर्डर बताइए। चलिए, होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। तो कंटेनर आपको इनिशियली गिवन है, V वॉल्यूम है, इसमें कुछ H2 है, कुछ SO2 है, कुछ CH4 है, राइट। इनिशियली कुछ मोल्स प्रेजेंट है 0.5। आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं होते तो भी यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही होल यहाँ पे बनाया, होल किया, तो क्या होगा, इन गैस का क्या होगा, इस कंटेनर से बाहर डिफ्यूजन होगा। अब यहाँ पे डिफ्यूजन होगा तो क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल यहाँ पे कंटेनर से बाहर जा रहे होंगे। अब कौन से गैसेस मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, वो डिपेंड करेगा किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। तो जो हैवी पार्टिकल होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, जो लाइटर पार्टिकल होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। वैसे भी आपको पता था रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका डिफ्यूजन कम होगा, और जिसका मोलर मास कम है उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, इनिशियली अगर हम बात करें, इनिशियली क्या बोला है, तीनों एक ही कंटेनर में प्रेजेंट है, तो तीनों के लिए वॉल्यूम सिमिलर है, तीनों के इनिशियल मोल सिमिलर है, तीनों के लिए टेम्परेचर सिमिलर है। तो इनिशियली क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन क्या होगा, सभी का सिमिलर होगा। बट जैसे यहाँ पे डिफ्यूजन शुरू होगा, तो जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका डिफ्यूजन, सॉरी, जिसका मोलर मास कम है उसका डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा। तो ज्यादा मोल्स यहाँ पे हाइड्रोजन के कंटेनर से बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पे SO2 के मोल्स कम निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोलर मास का ऑर्डर आप देख लें कि मोलर मास यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है, H2 का मोलर मास सबसे कम है, देन CH4, देन SO2, 2, 16 एंड 64। तो जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, सबसे कम होगा। जिसका मोलर मास सबसे कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है, जिसका मोलर मास कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2, राइट। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन H2 का ज्यादा है, तो ज्यादा मोल्स यहाँ पे H2 के बाहर निकल गए होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, आफ्टर 3 आवर्स order of number of moles in container। तो यहां पे इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा था, तो ज्यादा मोल्स इसके बाहर निकल गए होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या बचेंगे इसके, सबसे कम। तो मोल्स ऑफ H2 सबसे कम होगा, और जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम था उसके रिमेनिंग मोल्स इन कंटेनर क्या होंगे, सबसे ज्यादा। तो जिसके कंटेनर में आफ्टर 3 आवर्स मोल सबसे ज्यादा होंगे उसका पार्शियल प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा। तो आफ्टर 3 आवर्स ऑर्डर ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 सबसे कम होगा, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, एंड देन फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2। क्लियर, समझ में आया होगा होपफुली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इज गिवन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोरस बलून which allow diffusion of CO2 having CO2 at 1 atm is placed in a container initially having CO2 at 1 atm pressure. Then what will be the volume of balloon in container? तो आपको बताना है इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, इस रेस्पेक्ट में आपको पूछा है। तो एक कंटेनर जो कि पोरस कंटेनर, पोरस मींस
जिसके कुछ होल्स रहते हैं, जो यहाँ पे बोला है कि वो CO2 का डिफ्यूजन अलाउ कर रहा है, यानी उसमें से CO2 बाहर जा सकती है या बाहर से CO2 उसमें अंदर आ सकती है। ठीक है, तो इस बलून को एक कंटेनर के अंदर पुट कर रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी CO2 प्रेजेंट है, और वो भी किस पर, 1 atm पर। ठीक है, अब यहाँ पे बलून को ऐसे पुट किया जा रहा है कि जब कंटेनर के अंदर डाला तो उस कंटेनर के अंदर पुट करते टाइम जो बलून के अंदर CO2 प्रेजेंट है उसका प्रेशर कितना है, 1 atm। तो यहां पर आपको गिवन है एक बलून है, इसमें CO2 फिल्ड है और प्रेशर जो CO2 का है अंदर वो कितना है, 1 atm। अब इस बलून को इस कंटेनर में प्लेस कर रहे हैं, इसके अंदर भी CO2 है और इसका भी प्रेशर कितना है, 1 atm। तो जब बलून को कंटेनर के अंदर प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे बैलून का वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहले सोचिए, मनन कीजिए, विचार कीजिए और आंसर दीजिए। यस, शायद आपने सोचा होगा। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे जो गैस का फ्लो होता है वो किधर होता है, अपने हायर पार्शियल प्रेशर से अपने लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे जो कंटेनर में CO2 प्रेजेंट है उसके लिए पूरा वॉल्यूम अवेलेबल है कंटेनर का। कंटेनर के अंदर जो भी CO2 प्रेजेंट है उसको पूरा वॉल्यूम कंटेनर का अवेलेबल है। जैसे ही आप ये बैलून इस कंटेनर में प्लेस करेंगे तो इस कंटेनर में जो CO2 था उसके लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है, बिकॉज ये बैलून भी तो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, राइट। तो जैसे ही इस बैलून को आप इस कंटेनर में प्लेस करेंगे तो इस कंटेनर के अंदर जो CO2 था उसके लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर अवेलेबल वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर ऑफ CO2 प्रेजेंट इन कंटेनर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। बैलून के अंदर तो CO2 कितने पर है, 1 atm पर। इस कंटेनर में जो प्रेशर होगा क्या हो जाएगा, 1 atm से ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे गैस किधर से किधर फ्लो करेगी, अपने हायर पार्शियल प्रेशर से अपने लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ। अंदर 1 atm था, बाहर 1 atm से ज्यादा है, तो गैस का फ्लो क्या होगा, कंटेनर से बैलून के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ बैलून क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जैसे आपने बैलून को कंटेनर के अंदर प्लेस किया तो कंटेनर के अंदर जो CO2 था उसके लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम अगर कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। वो आप कैसे समझ सकते हैं, P = nRT/V से। तो कंटेनर में जो CO2 था, इसमें जो CO2 था उसके मोल्स में कोई चेंज नहीं आया, बट वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्रेजेंट इन कंटेनर इंक्रीज हो जाएगा। तो गैस अपने हायर पार्शियल प्रेशर से अपने लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेगी, तो वॉल्यूम ऑफ बैलून क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिवन है आपको a mixture of 50 ml of H2 and 50 ml of O2 allowed to diffuse from a container till residual gas occupy 90 ml। ठीक है, आपको बोला है कि 50 ml H2 और 50 ml of O2 एक ही कंटेनर में प्रेजेंट है, एंड वहां पे क्या हो रहा है, उसका डिफ्यूजन हो रहा है। कब तक, जब तक कि जो बची हुई गैस है वो 90 ml नहीं रह जाती। देन कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ डिफ्यूज्ड गैस एंड रेजिडुअल गैस कंसिडरिंग दैट बोथ आर नॉन रिएक्टिंग, आपस में रिएक्ट करने वाली नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन क्या गिवन है, आपको एक कंटेनर है, इसके अंदर H2 भी प्रेजेंट है, इनिशियली 50 ml, इसके अंदर O2 भी प्रेजेंट है 50 ml, बोथ आर नॉन रिएक्टिंग, दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक होल किया और इसको डिफ्यूज होने दिया। ठीक है, आफ्टर डिफ्यूजन क्या बोला है, जो कंटेनर है उसमें 90 ml गैस यहां पर बची हुई है। तो इनिशियली टोटल कितना था, 50 ml मिक्सचर था गैस का, 100 ml 50 + 50 100 ml था। 100 ml में सब 90 ml बचा हुआ है, तो मीन सब क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज गैस क्या होगा, कितना होगा, 10 ml। अगर ये 10 ml है तो इसमें कुछ वॉल्यूम H2 का होगा, कुछ वॉल्यूम O2 का होगा। तो अगर आप H2 के लिए बात करें, H2 का वॉल्यूम अगर x ml मान लें तो O2 का वॉल्यूम कितना होगा जो यहाँ पे डिफ्यूज हुआ होगा, 10 - x ml। क्लियर, तो अभी क्वेश्चन समझ में आएगी। आपको बोला था कि 50-50 ml दोनों प्रेजेंट है, दोनों नॉन रिएक्टिंग है,
तो यहाँ पे डिफ्यूजन के बाद 90 ml बचा हुआ है, ये 90 ml बचा हुआ है तो मींस 10 ml डिफ्यूज हुआ होगा। तो 10 ml डिफ्यूज हुआ होगा तो उसमें कुछ H2 भी हो सकता है और कुछ O2 होगा। तो अगर H2 XmL है तो O2 कितना होगा 10 - x। यहां तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपको डिफ्यूजन के बारे में बताया था कि आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को, अब यहाँ पे जो डिफ्यूजन है वो आपको किसके रेस्पेक्ट में बोला है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम क्या बताया था, dV out अपॉन dt will be inversely proportional to root of molar mass of diffused gas। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितने टाइम में H2 का डिफ्यूजन हुआ उतने ही टाइम में इतने O2 का डिफ्यूजन हुआ होगा, बिकॉज कंटेनर का जो यहाँ पे जो होल किया था, जितने टाइम के लिए गैस डिफ्यूज हो रहा है दोनों के लिए वो टाइम तो सिमिलर होगा, टाइम का तो कोई वेरिएशन नहीं, तो dt तो दोनों के लिए सिमिलर होगा। तो अगर हम यहाँ पे रेशियो लें dV ऑफ H2 अपॉन dt अपॉन dV ऑफ O2 अपॉन dt किसके इक्वल होगा, ये रूट ऑफ मोलर मास ऑफ H2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। इनवर्स रिलेशन है, dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज टाइम तो दोनों का सिमिलर है। वॉल्यूम ऑफ H2 कितना कंसीडर किया आपने, x ml। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना डिफ्यूज हुआ है 10 - x इक्वल टू मोलर मास ऑफ O2 कितना 32 अपॉन H2 कितना 2। 16 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 16 कितना 4, x अपॉन 10 - x इक्वल टू 4। तो कितना होगा यहाँ पे 40 - 4x यानी 40 - 4x इक्वल टू x। तो कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 5x, तो x का वैल्यू मिल जाएगा आपको 8 ml। मींस यहाँ पे x क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2 जो डिफ्यूज हुआ था। तो यहाँ पे डिफ्यूज वॉल्यूम ऑफ H2 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ H2 डिफ्यूज कितना मिल गया आपको 8 ml। वॉल्यूम ऑफ O2 डिफ्यूज कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ H2 डिफ्यूज कितना है 8 ml। टोटल कितना गैस डिफ्यूज हुआ था 10 ml, तो रिमेनिंग वॉल्यूम किसका होगा, ऑक्सीजन का। वॉल्यूम ऑफ O2 डिफ्यूज कितना होगा 2 ml। ठीक है, अब इनिशियली 50 ml आपने H2 लिया था, 50 ml O2 लिया था, तो रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ H2 तो कितना होगा, यहाँ पे H2 8 ml डिफ्यूज हो गया तो 50 में से कितना बचेगा यहाँ पर 42 ml। एंड रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा, 50 में से कितना O2 डिफ्यूज हुआ 2 ml, तो रिमेनिंग कितना होगा 48 ml। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको इन अ ट्यूब ऑफ लेंथ 5 मीटर हैविंग 2 identical hole at the opposite ends, H2 and O2 are made to effuse into the tube from the opposite end under similar condition। Similar condition means प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के लिए सिमिलर होगा, जितना पार्शियल प्रेशर H2 का है उतना ही पार्शियल प्रेशर O2 के लिए होगा। फाइंड द पॉइंट वेयर गैस विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, या मोल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, या मास के बारे में इनिशियल कितना मोल्स है इनिशियल कितना मास है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमें यही कंसिडर करना है कि उनका इनिशियल पार्शियल प्रेशर क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 5 मीटर का एक ट्यूब है, फाइव मीटर लेंथ का एक ट्यूब है, राइट। दोनों ऑपोजिट एंड पर उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिए, होल कर दिए हैं। एक तरफ के से H2 अंदर आ रहा है, एक तरफ से O2 अंदर आ रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि किस पॉइंट पर दोनों फर्स्ट टाइम मिलेंगे, यानी सबसे पहले दोनों किस पॉइंट पर मीट करने वाले हैं। तो हम मान लेते हैं कि सपोज ये कोई पॉइंट है जहां पर भी ये दोनों मीट करने वाले हैं। तो अगर ये पॉइंट है तो यहां से हाइड्रोजन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल 5 मीटर है, तो हम कंसिडर करें कि अगर हाइड्रोजन x मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ऑक्सीजन कितना डिस्टेंस कवर करेगा 5 - x मीटर। क्लियर। तो सपोज समझ में आ रहा है कि अगर 1 किलोमीटर है, आप इधर से 200 मीटर चल रहे हैं, आपका फ्रेंड उधर से 800 मीटर चल रहा है, तो आप किस पॉइंट पर आके मिलेंगे, आपके तरफ से 200 मीटर डिस्टेंस पर, या फ्रेंड की तरफ से 800 मीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। तो इधर से H2 आ रहा है कि सपोज इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इस कॉर्नर से इस एंड से x मीटर का डिस्टेंस और इस एंड से 5 - x मीटर का डिस्टेंस, यानी हाइड्रोजन ने कितना डिस्टेंस कवर किया x मीटर, ऑक्सीजन ने कितना डिस्टेंस कवर किया 5 - x मीटर। ठीक है, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन डिस्टेंस के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं,
dx अपॉन dt क्या होता है, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन टाइम। अब जितने टाइम में हाइड्रोजन x से डिस्टेंस कवर कर रहा है उतने ही टाइम में ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों के लिए टाइम तो सिमिलर रहने वाला है, समझ पा रहे हैं, दोनों के लिए टाइम तो सिमिलर है, वो डिपेंड करता है दोनों की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होगी तो दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट जितने टाइम के लिए हाइड्रोजन ने ट्रेवल किया उतने ही टाइम के लिए ऑक्सीजन भी ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, dx अपॉन dt, डिस्टेंस ट्रेवल बाय हाइड्रोजन अपॉन टाइम टेकन, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑक्सीजन अपॉन टाइम टेकन। तो दोनों के लिए रेशियो ले लें, dx अपॉन dt ऑफ H2 अपॉन dx अपॉन dt ऑफ O2 क्या होगा, रूट ऑफ मोलर मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है, टाइम तो दोनों के लिए सिमिलर है। तो यहाँ पे H2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया, x अपॉन O2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 माइनस x इक्वल टू रूट ऑफ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32 अपॉन 2, तो 16 रूट 16 कितना 4, कैलकुलेट कीजिए, x इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 माइनस 4x, सो 5x इक्वल टू 20, सो x इक्वल टू 4 मीटर, यानी ये किस पॉइंट पर आकर मिलेंगे, 4 मीटर डिस्टेंस पर। कौन सी डिस्टेंस पर, 4 मीटर कहां से, हाइड्रोजन की तरफ से 4 मीटर या ऑक्सीजन की तरफ से 1 मीटर, राइट। तो डिस्टेंस क्या होगा, एट 4 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम H2 end और 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम O2 end। क्लियर, बिल्कुल सिंपल लॉजिक पर क्वेश्चन था। yes, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गिवन है आपको, इफ 32 ml ऑफ हीलियम डिफ्यूज इन 2 मिनट देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ SO2 डिफ्यूज इन 1 मिनट अंडर सेम कंडीशन। सेम कंडीशन मींस पार्शियल प्रेशर सिमिलर होगा, टेम्परेचर सिमिलर होगा। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से इसको समझ के सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए सॉल्व करते हैं, होपफुली आपने किया होगा सॉल्व। बोला है 32 ml ऑफ हीलियम डिफ्यूज्ड इन 2 मिनट, तो जो वॉल्यूम हीलियम का डिफ्यूज हुआ है वो कितना दे रखा है आपको, 32 ml, और टाइम कितना ले रहा है इसमें 2 मिनट। एंड सेकंड बोला है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ SO2, वॉल्यूम ऑफ SO2 पूछा है कितना डिफ्यूज होगा, टाइम कितना होगा अगर 1 मिनट, राइट। तो अभी आपको टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन सिमिलर बोला है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम की टर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है कि इतना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है, तो अगर वॉल्यूम डिफ्यूजन की बात करें तो आप रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे, dV आउट अपॉन dt, कितना वॉल्यूम कितने टाइम में डिफ्यूज हो रहा है उसे भी आप रेट ऑफ डिफ्यूजन की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, dV अपॉन dt ऑफ हीलियम अपॉन dV अपॉन dt ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ मोलर मास ऑफ SO2 अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम। इनवर्स रिलेशन था, हीलियम के लिए मोलर मास इनवर्स होगा, SO2 के मोलर मास का इनवर्स रिलेशन होगा। दोनों के लिए टाइम डिफरेंट डिफरेंट गिवन है, तो आपको दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम ही पुट करना है। तो वॉल्यूम कितना हीलियम का डिफ्यूज हो रहा है 32 अपॉन टाइम कितना ले रहा है 2 मिनट अपॉन कितना वॉल्यूम ऑफ SO2 का डिफ्यूज होगा वो आपको बताना है कितने टाइम में, 1 मिनट में। मोलर मास का रिलेशन क्या होगा, SO2 का मोलर मास 64 अपॉन हीलियम का 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 अपॉन वॉल्यूम ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू कितना है, रूट 16 कितना होगा 4, तो वॉल्यूम ऑफ SO2 जो यहाँ पर 1 मिनट में डिफ्यूज होगा वो कितना होगा 4 ml होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट गिवन है आपको, अ कंटेनर कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 8 ग्राम ऑफ SO2। कंटेनर के अंदर 8 ग्राम मीथेन है और 8 ग्राम SO2 है। इफ 2 ग्राम मीथेन डिफ्यूज देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ SO2 डिफ्यूज। यस, आपको यहाँ पे टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बोला नहीं है, तो आप क्या कंसीडर करेंगे, दोनों के सिमिलर टाइम के लिए ही आपको कैलकुलेशन करनी है। तो अभी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, कंटेनर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, CH4 कितना है 8 ग्राम, SO2 कितना है 8 ग्राम, ठीक है। अब क्या बोला है, डिफ्यूज अमाउंट कितना है, कौन डिफ्यूज हुआ है, डिफ्यूज्ड मीथेन कितना है 2 ग्राम, तो आपको पूछा है डिफ्यूज्ड SO2 कितना होगा, कितना मास SO2 का यहाँ पर डिफ्यूज्ड होगा, ठीक है। तो पहले सोचिए करना क्या है,
आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि इनिशियली इतना इतना अमाउंट प्रेजेंट था, इतना इतना ग्राम प्रेजेंट था। तो अभी आप सोचिए कि क्या दोनों के पार्शियल प्रेशर सिमिलर होंगे क्या? हालांकि टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, टेम्परेचर दोनों का सिमिलर है। हालांकि पार्शियल प्रेशर के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, तो हो सकता है पार्शियल प्रेशर सेम हो, बट हम चेक कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कंटेनर के अंदर कितना मास ऑफ मीथेन है और कितना मास ऑफ SO2 है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है डिफ्यूजन का, PA/√Tm। तो पार्शियल प्रेशर आप कैसे लिख सकते हो, nRT/V इंटू A/√Tm, राइट। अब यहाँ पे RTA वॉल्यूम, इनके बारे में कोई वेरिएशन गिवन नहीं है, टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अगर यहाँ पे मोल सिमिलर हुए तो पार्शियल प्रेशर सिमिलर होगा, अगर मोल्स डिफरेंट हुए तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा, राइट। तो मोल चेक करें, क्या दोनों के मोल्स सिमिलर है, क्या दोनों का मास सिमिलर है, क्या दोनों का मोलर मास सिमिलर होता है क्या? इसका होता है 16, इसका होता है 64। अगर दोनों के मोलर मास डिफरेंट है तो दोनों के मोल्स भी डिफरेंट होंगे, मीन दोनों का पार्शियल प्रेशर भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे लगा दें कॉन्सेप्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास। यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसमें आप लिखेंगे PA/√Tm, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या लिखते हैं, अब बिकॉज मास की टर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है तो इसको आपने बताया था dN/out/dt, किसके प्रोपोर्शन होगा, P को क्या पुट कर देंगे, nRT/V। तो यहाँ पे R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, A कांस्टेंट, V कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो बचेगा क्या, n/√ मोलर मास, ठीक है। तो इस रिलेशन से आपको यहाँ सोल्व करना। अच्छा, dN/out/dt आप इसको क्या ले सकते हैं, dW/out/d मोलर मास अपॉन dt, ठीक है। मोल्स को क्या लिख देंगे, मास बाय मोलर मास। ये dN क्या बता रहा है, कितने मोल्स बाहर निकल रहे हैं, तो कितना मास बाहर निकला अपॉन मोलर मास, तो इससे क्या पता लग जाएगा कितने मोल्स बाहर निकले, तो ये किसके प्रोपोर्शन होगा, n/√ मोलर मास। बस यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है, फॉर्मूला आपको पता है, बस वैल्यू पुट कीजिए और आंसर चेक कीजिए। तो डिफ्यूज मास कितना है मीथेन का, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टाइम दोनों के लिए सिमिलर होगा, dW/mdt ऑफ मीथेन अपॉन dW/mdt ऑफ SO2 will be equal to n of मीथेन, बिकॉज मीथेन के मोल्स तो प्रोपोर्शनल होंगे और मोलर मास ऑफ मीथेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी रूट के साथ, इनटू मोलर मास ऑफ SO2 अपॉन मोल्स ऑफ SO2। बस अब आपको केवल यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, आंसर अपने आप आपको मिलने वाला है। तो मीथेन कितना डिफ्यूज हो रहा है, यहाँ पे dW 2 ग्राम मीथेन डिफ्यूज हुआ था, मोलर मास ऑफ मीथेन कितना होता है 16 अपॉन dW ऑफ SO2, मोलर मास ऑफ SO2 कितना होता है 64 इक्वल टू कितना मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन का मास कितना है 8 अपॉन मोलर मास कितना 16 अपॉन 8 ग्राम ऑफ मोल्स ऑफ SO2, 8 ग्राम ऑफ मीथेन था, सॉरी SO2 था, 64 उसका मोलर मास था, इनटू रूट ऑफ मोलर मास ऑफ SO2 कितना है 64 अपॉन मोलर मास ऑफ CH4 कितना है 16। तो इस 16 से ये 16, इस 64 से ये 64, इस 8 से ये 8 उड़ा दो, ठीक है। बचा क्या 2/dW ऑफ SO2 इक्वल टू 64, 16 से 4 टाइम्स रूट 4 कितना हो जाएगा 2, तो मास ऑफ SO2 डिफ्यूज कितना होगा 1 ग्राम। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है, सरल क्वेश्चन है, सरल सवाल है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको एट 27 डिग्री सेल्सियस H2 is leaked through a hole into a vessel for 20 minutes at 27 degrees Celsius, and another unknown gas at same temperature and pressure also leaked into the same vessel for 20 minutes. After diffusion, the mixture exerts a pressure of 6 atm. If volume of container is 3 liter and moles of H2 in container is 0.7, then calculate molar mass of unknown gas। R का वैल्यू गिवन है आपको 1/12 यूज में लेना है। तो चलिए कैसे सोल्व करें,
पहले वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, गिवन आपको इनिशियली एक कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ पर H2 को इफ्यूज कर रहे हैं। जब आप हायर पार्शियल प्रेशर से वैक्यूम में गैस को मूव करा रहे हैं तो उसके हम क्या बोलते हैं, इफ्यूजन बोलते हैं। हालांकि इफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों में सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज में आता है, कोई डिफरेंस कॉन्सेप्ट में नहीं है, राइट। तो यहां से एक अननोन गैस भी इफ्यूज हुआ, राइट। अब बोला है जब दोनों गैस सेम टाइम के लिए इफ्यूजन हुआ है, दोनों का पार्शियल प्रेशर बाहर से बोला है 1 atm, जो भी बोला है वो सिमिलर है, ठीक है। अब बोला है आफ्टर इफ्यूजन, यहाँ पर जो कंटेनर है उसमें प्रेशर कितना गिवन है आपको 6 atm, कंटेनर का वॉल्यूम गिवन है कितना 3 लीटर, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस मीन 300 केल्विन, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपको R1/12 यूज में लेना है, और बोला है कंटेनर में जो मोल्स ऑफ H2 है कितना है 0.7 मोल, ठीक है। शायद अब आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि अब करना क्या है, ठीक है। अभी हमें पता है कंटेनर के अंदर प्रेशर कितना है टोटल, वो H2 की वजह से भी होगा और इस गैस की वजह से भी होगा। पूरा वॉल्यूम कंटेनर का आपको गिवन है, टेम्परेचर कंटेनर का आपको गिवन है। तो क्या आप PV इक्वल टू nRT से ये पता लगा सकते हैं कि कंटेनर के अंदर टोटल कितने मोल्स ऑफ गैस है? अगर आपको टोटल मोल्स पता लगे तो आपको पता है कि H2 के कितने मोल्स यहाँ पर है, तो अननोन गैस के कितने मोल्स होंगे वो पता लग जाएंगे। तो आपको ये पता लग जाएगा कि H2 के कितने मोल्स इफ्यूज हुए और अननोन गैस के कितने मोल्स इफ्यूज हुए। तो यहां से हम क्या करें, टोटल मोल्स इन कंटेनर एन क्या होगा PV अपॉन RT। तो यहां पर एन कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना है 6 atm, V का वैल्यू कितना है 3 अपॉन टेम्परेचर कितना है 300 और R का वैल्यू 1/12। तो कैंसिल आउट करें, ये 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 18 अपॉन 25, कितना आ रहा है 0.7, 0.72 मोल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यानी टोटल मोल्स यहाँ पर कितना है इफ्यूज होने के बाद कंटेनर में 0.72 मोल्स। अब इसमें से मोल्स ऑफ H2 कितना है 0.7, तो मोल्स ऑफ अननोन गैस कितना हो जाएगा 0.02 मोल, ठीक है। अब यहाँ पे बोला था कि ये जितने मिनट के लिए H2 का इफ्यूजन हुआ उतने ही मिनट के लिए अननोन गैस का भी इफ्यूजन हो रहा है। तो जो टाइम लग रहा है इफ्यूजन में दोनों के लिए सिमिलर है। तो आप रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन dN अपॉन dt। आपको लगा था इफ्यूजन और डिफ्यूजन के लिए जो फॉर्मूला है वो दोनों में सिमिलर रहता है। dN अपॉन dt किसके इनवर्स रिलेशन में होगा, मोलर मास के रूट के इनवर्स रिलेशन में। तो dN अपॉन dt ऑफ H2 अपॉन dN अपॉन dt ऑफ अननोन गैस will be equal to molar mass of gas अपॉन मोलर मास ऑफ H2। तो आपको गिवन है यहाँ पर कि H2 के लिए मोल्स कितना यहाँ पर इफ्यूज हुए हैं 0.7 अपॉन टाइम दोनों के लिए सेम है अपॉन 0.02 अपॉन T इक्वल टू अननोन गैस का मोलर मास कितना है वही आपको बताना है अपॉन मोलर मास ऑफ H2 कितना होगा 2। बस यहां से आप मोलर मास निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना होगा ये 70 अपॉन 2 इक्वल टू रूट ऑफ मोलर मास अपॉन 2। तो स्क्वायर कर दीजिए 70 इंटू 70 अपॉन 2 इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो मोलर मास अननोन गैस कितना होगा 4900 अपॉन 2 यानी 49 कितना 2450 ग्राम पर मोल, राइट। तो ये अननोन गैस का आपको मोलर मास मिल जाएगा। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको द फिगर शो इनिशियल कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन A and B which are held by a mechanical stopper। आपको डायग्राम गिवन है, हीलियम गैस, आर्गन गैस, नियोन गैस यहाँ पे फिल है। यहाँ पर ये स्टॉपर हैं जिन्होंने इन तीनों कंपार्टमेंट को सेपरेट कर रखा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो सिलेंडर है उसका एज रखा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 25 मीटर है। जो आर्गन चेंबर है उसका लेंथ है 35 मीटर और यहाँ पे नियोन चेंबर का लेंथ है वो 40 मीटर। टोटल कितना हुआ यहाँ पे
40 ये टोटल 100 मीटर का यहाँ पे लेंथ का सिलेंडर आपको गिवन है, तो उसको 3 कंपार्टमेंट में यहाँ पर सेपरेट कर रखा है, टेम्परेचर 300 केल्विन है। इफ मैकेनिकल स्टॉपर आर रिमूव, तो यहाँ पे इनको पहले फिक्स कर रखा था, ठीक है। अब जो जिससे इसको फिक्स किया था वो स्टॉपर यहाँ पर हटा दिया, तो अब ये जो पिस्टन है वो फ्रिक्शन लेस है, यानी मूव कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ से स्टॉपर्स हटाएंगे तो ये पिस्टन क्या करेंगे, मूव करेंगे। इफ मैकेनिकल स्टॉपर्स आर रिमूव्ड एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देन कैलकुलेट प्रेशर डेवलप्ड इन ईच कंपार्टमेंट। फाइनली व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ ए एंड बी विद रेस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड ऑफ कंटेनर। तो लेफ्ट एंड से आपको इनका पोजीशन बताना है, ठीक है। तो अब ये पोजीशन कब है, जब आपने इनको फिक्स किया हुआ है। जैसे आप स्टॉपर रिमूव करेंगे ये पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा। कब तक मूव करेगा, ये पॉइंट है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे तीनों कंपार्टमेंट का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता तब तक ये स्टॉपर क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या बोला है, कांस्टेंट बोला है। तो अब यहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ गैस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, तीनों गैस के प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट की बात करेंगे। फाइनली जब ये पिस्टन यहाँ पे मूव करने के बाद रुकेगा तब तीनों कंपार्टमेंट में प्रेशर क्या रहना चाहिए, सिमिलर रहना चाहिए, क्योंकि तीनों तरफ प्रेशर सिमिलर होगा तो ही ये पिस्टन स्टेबल कंडीशन में आ सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियली फॉर हीलियम के लिए बात करें, पीवी किसके बराबर होगा, एनआरटी के बराबर। तो हम पहले देख लें कि इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट तीनों में कितना है। तो इनिशियली यहाँ पे हीलियम के लिए प्रेशर कितना था, 10 atm। इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट ऑफ कंपार्टमेंट कितना है यहाँ पे 25 into A इक्वल टू एनआरटी। मोल्स ऑफ हीलियम क्या इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, नहीं है, तो मोल्स ऑफ हीलियम इनटू आरटी ऐसे ही पुट कर दें। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 300, ठीक है। सेकंड हम बात करें आर्गन की, तो आर्गन के लिए यहाँ पे कितना प्रेशर है 30/7 इंटू 35 इंटू A विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ आर्गन इंटू R इंटू T। एंड नियोन के लिए बात करें कितना है प्रेशर 5/2 इंटू 40 इंटू A विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ नियोन इंटू R इंटू T, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जब आप पिस्टन को मूव करने के लिए फ्री कर देंगे तब क्या होगा, ये कब तक मूव करेंगे, जब तक कि तीनों कंपार्टमेंट में प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। अब दूसरा पॉइंट ये भी कि अगर टेम्परेचर तीनों के लिए सिमिलर है, टेम्परेचर को आपने चेंज नहीं किया है, तो तीनों गैस के लिए प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट इनके इंडिविजुअल प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, so PV product of each gas is constant, राइट। तो हम हीलियम के लिए बात करें, हीलियम के लिए प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट कितना था, यही था, PV इक्वल टू एनआरटी हमने किया, तो प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट यही था। तो कितना था 10 इंटू 25 इंटू A। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल प्रेशर। अब तीनों में फाइनल प्रेशर क्या रहने वाला है, सिमिलर, तभी तो ये पिस्टन इक्विलिब्रियम पे आएगा। इनटू वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू L1। कंसीडर कर देते हैं कि आफ्टर इक्विलिब्रियम जब ये पिस्टन रुक जाएगा तो ये L1 होगा, ये L2 होगा और ये L3 होगा, ठीक है। हीलियम के लिए मिला। आर्गन के लिए कितना होगा यहाँ पर 30/7 इंटू 35 इंटू A विल बी इक्वल टू, प्रेशर तीनों के लिए सिमिलर होगा, A इंटू L2। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये पिस्टन यहाँ पर तीनों है, तो आफ्टर इक्विलिब्रियम के बाद क्या होगा, ये हीलियम, आर्गन, नियोन, ये वाला लेंथ L1 है, ये वाला लेंथ L2 है और ये वाला लेंथ हमने L3 कंसीडर किया है, ठीक है। नियोन के लिए हम क्या बोलेंगे 5/2 इंटू 40 इंटू A इक्वल टू P इंटू A इंटू L3, ठीक है। ये रिलेशन क्लियर है क्या सभी को, होपफुली समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
अब क्या करना है, अब अगर हम इन तीनों का एडिशन करते हैं, अच्छा ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर हम इन तीनों का एडिशन कर दें तो L1 प्लस L2 प्लस L3, अगर इन तीनों का एडिशन है तो P तो कॉमन आ जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, L1 प्लस L2 प्लस L3 कितना होगा, ये टोटल लेंथ ना 100 मीटर, तो ये टोटल लेंथ तो आपको पता है, तो हम क्या करें यहाँ पे इन तीनों का एडिशन कर दें, यहाँ पर 1 2 3, इसको नंबरिंग कर दो 1 2 एंड 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर आप करते हैं तो आपको क्या रिलेशन मिल रहा है वो देख लीजिए। तो कितना है 10 इंटू 25 मीन्स 250 प्लस कितना है 5 टाइम्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इंटू 30 यानी 150 प्लस कितना 20 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 20 इंटू 5 मीन्स 100 इक्वल टू P इंटू L1 प्लस L2 प्लस L3, और ये क्या है टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो कितना आपको गिवन है 100 मीटर, तो कितना होगा 250 प्लस 150 कितना 400 प्लस 100 500 इक्वल टू P इंटू 100, तो यहां से आपको P मिल जाएगा कितना 5 ATM, क्योंकि इनिशियली ये सभी ATM में गिवन थे, तो फाइनल प्रेशर भी आपको क्या मिला 5 ATM में मिल गया। अब आपको फाइनल प्रेशर पता है तो यहां से L1 L2 और L3 का वैल्यू आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हीलियम के लिए निकाल रहे हैं, तो फॉर हीलियम L1 कितना होगा यहाँ पे 10 इंटू 25, ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन 5 यानी 50 मीटर। नियोन के लिए L2 कितना होगा, L2 कितना है 5 टाइम्स ही कैंसिल आउट हुआ 150 अपॉन 5 मीन्स 30 मीटर। एंड थर्ड आर्गन के लिए L3 कितना होगा, कितना है ये 100 अपॉन 5 मीन्स 20 मीटर। क्लियर, तो यहाँ पे इस एंड से आपको बताना था, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 50 मीटर, ये वाला कितना होगा 30 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा, एफर्ट लगाइएगा। गिवन है फ्यू गैस आर फिल्ड इन अ कंटेनर टू अटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में वहां पे वो पिस्टन फिर से स्टेबल कंडीशन में आ जाए। टेम्परेचर कांस्टेंट गिवन है, देन कैलकुलेट टोटल मोल्स ऑफ गैस इन थर्ड। अच्छा कंडीशन क्या गिवन है आपको, ये एक ट्यूब गिवन है, सिलेंडर गिवन है, टोटल इसकी लेंथ कितना है 40 मीटर इधर है, 40 मीटर इधर है, 40 तो 100 मीटर का इसका लेंथ है। ठीक है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में हीलियम गैस फिल्ड है। अच्छा इसका क्रॉस सेक्शन आप ले लीजिए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। फर्स्ट कंपार्टमेंट में हीलियम है, सेकंड में H2 है, थर्ड में O2 है। फर्स्ट कंपार्टमेंट में मोल्स ऑफ हीलियम 10 मोल है, इधर भी 10 मोल है, इधर भी 10 मोल है, तो तीनों में मोल्स क्या है सिमिलर। बट कंडीशन गिवन है कि ये जो पिस्टन है इसको हम दे देते हैं यहाँ पे ए नाम देते हैं और इसको नाम देते हैं बी। तो जो ए पिस्टन है वो मूवेबल है और जो बी पिस्टन है वो फिक्स है, मूव नहीं कर सकता है, बट लिखा है परमिएबल फॉर H2 गैस। इसका मींस क्या है H2 इधर से इधर जा सकती है, बोला है परमिएबल फॉर H2 गैस, केवल H2 गैस के परमेबिलिटी की बात की है। यहां से केवल H2 गैस इधर आ सकती है, ऑक्सीजन उधर नहीं जा सकती। यहां से इसकी परमिएबिलिटी के लिए कुछ बोला नहीं है, ना तो इधर से H2 गैस उधर जाएगी ना हीलियम इधर आएगा। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे 10 मोल 10 मोल 10 मोल, इधर 20 मीटर का कंपार्टमेंट है, इधर 40 मीटर का कंपार्टमेंट है, इधर 40 मीटर का कंपार्टमेंट है। ये जो ये पिस्टन है वो H2 गैस के लिए परमिएबल है, मींस H2 इधर से इधर आ जा सकती है, ऑक्सीजन कहीं मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आपको बोला है जब स्टॉपर हटा देंगे इसका तो यहाँ पे फाइनली पिस्टन की पोजीशन क्या होगी पूछा है। टोटल मोल्स ऑफ गैस इन थर्ड कंपार्टमेंट, इसमें थर्ड कंपार्टमेंट में टोटल मोल्स कितने होंगे फाइनली, मोल्स ऑफ H2 के यहाँ पर कितने मोल्स होंगे फाइनली। लेंथ ऑफ कंपार्टमेंट कंटेनिंग H2, इस कंपार्टमेंट का लेंथ कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ मूवेबल पिस्टन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी आपको फिर फाइनली सबका लेंथ बताना है। अच्छा ये तो फिक्स है, तो इस कंपार्टमेंट का लेंथ तो चेंज होने वाला नहीं है, इन दोनों कंपार्टमेंट का ही लेंथ चेंज होगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कि इधर कितना मोल है 10 मोल है, इसको अभी छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स है। अभी इन यही वाला पिस्टन मूव कर सकता है, तो इन दोनों का वॉल्यूम चेंज होने वाला है। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पर 10 मोल है, यहाँ पर भी 10 मोल है,
इधर कितना है 20 मीटर, इधर 40 मीटर। तो यहाँ पे अभी क्या है, इन दोनों के लिए कंपेयर करें तो दोनों में 10 मोल था, दोनों का ही क्या होगा 40 मीटर, तो दोनों के लिए वॉल्यूम क्या है सिमिलर, तो दोनों का प्रेशर यहाँ पे क्या होगा गैस का सिमिलर होगा। बट क्या इस वाले कंपार्टमेंट में हीलियम का प्रेशर और इस वाले कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन का प्रेशर सिमिलर होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे 20 मीटर का लेंथ है, वॉल्यूम कम है, तो यहाँ प्रेशर क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो ये क्या करेगा, इस पिस्टन को इधर प्रेस करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी वो सोच लेते हैं। ये क्या करेगा, इस पिस्टन को उधर प्रेस करेगा, ये वाली लेंथ तो कितना रहना है 40 मीटर ही रहने वाला है, बिकॉज ये पिस्टन क्या है फिक्स है। अभी जब इसको इधर प्रेस करेगा तो यहाँ पे लेंथ क्या होगा 20 से कुछ इंक्रीज होगा, इसको लेते हैं 20 प्लस एक्स, और यहाँ पर ये 40 से कुछ कम होगा तो हो जाएगा 40 माइनस एक्स। तो जितने मीटर से ये इंक्रीज होगा उतने ही मीटर से इसका लेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हीलियम है, हीलियम के मोल्स कितना रहना है 10 मोल। यहाँ पर क्या है O2 है, O2 के कितने मोल से 10 मोल। अब दूसरी बात क्या बोला है, यहाँ पर जो पिस्टन है वो हाइड्रोजन गैस के लिए क्या है परमिएबल, मींस H2 गैस इधर से इधर मूव कर सकती है। तो यहाँ पे 10 मोल थे, 10 मोल में से कुछ मोल्स उधर गए, तो मान लेते हैं यहाँ पे Y मोल H2 के आए हैं, तो यहाँ पे कितने बचेगा 10 माइनस Y मोल H2। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए तो ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पे जो प्रेशर था इस कंपार्टमेंट में ज्यादा था, तो ये पिस्टन इसको इधर मूव करेगा। कब तक मूव करेगा, जब दोनों कंपार्टमेंट में प्रेशर सिमिलर नहीं हो जाता। दूसरी बात, यहां से H2 का मूवमेंट इधर भी हो रहा है, तो H2 का मूवमेंट इधर कब तक होगा, गैस कब तक मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जब तक कि दोनों तरफ उसका पार्शियल प्रेशर सिमिलर नहीं हो जाता। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जितने मोल्स H2 के हैं उसके, अब देखिए हम यहाँ पे मोल्स की बात नहीं करेंगे कि यहाँ पे दोनों तरफ मोल सिमिलर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम क्या रहेगा डिफरेंट। हम किसकी बात करेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे H2 इधर से इधर कब तक मूव करेगा, जब तक यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 यहाँ पे दोनों बराबर नहीं हो जाते। तो इनिशियली क्या था, यहाँ पे प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपार्टमेंट सेकंड कंपार्टमेंट से ज्यादा था। तो चलिए लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इनिशियली प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपार्टमेंट इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ सेकंड कंपार्टमेंट। वो क्लियर समझ में आ रहा है, मोल सिमिलर बट वॉल्यूम इसका कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। आफ्टर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का मींस सब चीजें शांत हो जाए, रुक जाए। तो ये पिस्टन कब जाके रुकेगा, जब इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो प्रेशर इन फर्स्ट कंपार्टमेंट इक्वल टू प्रेशर इन सेकेंड कंपार्टमेंट। अब सेकेंड कंपार्टमेंट में क्या है H2 इन सेकेंड कंपार्टमेंट इक्वल टू, अब देखिएगा यहां पर यहां से H2 उधर जा रहा है। आपको लगा गैस कब मूव करती है, जब उसका पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होता है। इधर क्यों मूव करी, क्योंकि ये जो पिस्टन है, ये जो सेपरेटर है दोनों को सेपरेट कर रहा है, वो क्या है परमिएबल है फॉर H2 गैस। तो H2 इधर से उधर जा सकती है, मूव कर सकती है। तो H2 इधर से उधर कब तक मूव करेगी, जब तक कि दोनों तरफ H2 का पार्शियल प्रेशर सिमिलर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे भी जो H2 का पार्शियल प्रेशर है और यहाँ पे जो H2 का पार्शियल प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे H2 का पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे H2 का पार्शियल प्रेशर और यहाँ पर हीलियम का प्रेशर जब तीनों बराबर होंगे तो ये पिस्टन कैसी कंडीशन में आ जाएगा, स्टैटिक यानी इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। तो प्रेशर ऑफ H2 इन थर्ड कंपार्टमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, हालांकि टेम्परेचर कांस्टेंट है फिर भी हम यहाँ पे पीवी प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। पीवी प्रोडक्ट कब लगाया जाता है, जब अमाउंट ऑफ गैस फिक्स्ड हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से कुछ अमाउंट H2 का उधर जा रहा है तो अमाउंट ऑफ गैस फिक्स नहीं है। तो अब हम क्या करें कि क्या बोलेंगे PV इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, सबका प्रेशर सिमिलर, तो हम क्या बोलेंगे N अपॉन V क्या होगा, यहाँ पे सबके लिए सिमिलर होगा मोल्स और वॉल्यूम का रेशियो, बिकॉज वॉल्यूम वेरिएबल है, यहाँ पे वॉल्यूम वेरिएबल है साथ में मोल्स भी वेरिएबल है, इसलिए हम मोल्स को भी यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ, किसके लिए, हीलियम के लिए, इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ
H2 in first compartment equal to moles upon volume of H2 in थर्ड कंपार्टमेंट, सॉरी यहाँ पे सेकंड कंपार्टमेंट आएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम ऑक्सीजन की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है और दूसरा ये वाला पिस्टन तो क्या है, फिक्स है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा हो कम हो रहा हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे H2 का मूवमेंट कब से कब तक होगा, जब तक कि इधर जितना प्रेशर H2 का है और इधर जितना प्रेशर H2 का है वो बोथ साइड बराबर नहीं हो जाता। और इस कंपार्टमेंट में H2 का प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, इस पिस्टन की पोजीशन पर, राइट। तो यहाँ पे इधर इधर प्रेशर वेरिएबल है और यहाँ पे जो प्रेशर वेरिएशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, H2 की वजह से। तो H2 का फ्लो कब तक होगा, जब तक कि दोनों कंपार्टमेंट में प्रेशर बराबर नहीं हो जाता, मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 दोनों कंपार्टमेंट में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब फर्स्ट बात करें हीलियम के कितने मोल्स थे, यहाँ पे 10 मोल थे। हीलियम के मोल्स तो चेंज होने वाले नहीं है। अपॉन वॉल्यूम ऑफ इस कंपार्टमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, 20 प्लस एक्स इंटू जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। इधर H2 के मोल्स कितने बचे, 10 माइनस वाई अपॉन वॉल्यूम कितना होगा 40 माइनस एक्स इंटू ए इक्वल टू इधर मोल्स ऑफ H2 कितने, y अपॉन वॉल्यूम कितना होगा, इसकी लेंथ तो फिक्स है 40 इंटू ए, राइट। तो ये रिलेशन आपको मिले। अब इस रिलेशन से आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बनाइए और x और y को कैलकुलेट कीजिए, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे टोटल कितने मोल्स मिल गए हैं, यहाँ पे कितने मोल H2 के हैं और लेंथ ऑफ कंपार्टमेंट क्या होगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या मिल रहा है आपको, 10 अपॉन 20 प्लस एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 40, ए तो सभी जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे 400 इक्वल टू दिस इंटू वाई 20y प्लस एक्स वाई। तो यहां से आप एक्स वाई का वैल्यू देख सकते हैं, एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 400 माइनस 20y। तो एक इक्वेशन आपको ये मिला। सेकंड इक्वेशन क्या होगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा 10 माइनस वाई अपॉन 40 माइनस एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 40। तो कितना हो रहा है यहाँ पे 400 माइनस 40y इक्वल टू 40y माइनस एक्स वाई, राइट। तो यहां से एक्स वाई का वैल्यू यहां से भी निकाल लीजिए, एक्स वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, इधर जाएगा तो 80y माइनस 400। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आपको ये मिला था, दूसरा इक्वेशन ये मिला, एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर भी है, एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर भी है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 400 माइनस 20y इक्वल टू 80y माइनस 400, राइट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 800 इक्वल टू कितना होगा 100y, सो y विल बी इक्वल टू 8। तो y का वैल्यू आपको यहां से मिल गया। क्लियर, अब y का वैल्यू मिल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में आप क्या कीजिए, y का वैल्यू पुट कीजिए तो आपको x का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो क्या होगा एक्स वाई इक्वल टू 400 माइनस 20y, y का वैल्यू मिला आपको 8, तो 8x इक्वल टू 400 माइनस 20 इंटू एक्स, यानी 400 माइनस 160, तो कितना हो जाएगा ये 240। सो x विल बी इक्वल टू 240 अपॉन 8, तो ये x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 30। क्लियर, अब यहाँ पे जो कंपार्टमेंट में आपने कंसीडर किया था वापस से देख लें। कंपार्टमेंट में क्या था, इधर 10 मोल था हीलियम का, इधर 10 मोल H2 का था, यहाँ पर 10 मोल O2 का था। इसमें से क्या हुआ यहाँ पे, इधर कितना लेंथ था 40 था, यस लेंथ क्लियर है, लेंथ कितना था, सॉरी यहाँ पे लेंथ कितना था 20 था, यहाँ पे कितना था 40 था और यहाँ पे कितना था 40 था। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर जब यहाँ पे मूवमेंट हुआ तो ये 20 प्लस कितना कंसीडर किया था x, ये कितना हुआ था 40 माइनस एक्स, और यहाँ पे मोल्स कितने थे, यहाँ पे y मोल H2 का हमने लिया था, तो ये कितना बचा था 10 माइनस y मोल ऑफ H2। अब आपको x और y का वैल्यू मिल गया है, तो x कितना यहाँ पे 30, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 30 मीन्स ये कितना ले जाएगा
50 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना रह जाएगा, 10 रह जाएगा, ये तो कितना होगा 40 ही होगा, ठीक है। मोल्स यहाँ पे हीलियम के कितने होंगे, ये तो 10 ही रहेंगे। यहाँ पे मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा, 10 माइनस वाई, वाई का वैल्यू कितना मिला आपको 8, तो मीन्स यहाँ पे 2 मोल हीलियम के होंगे। और थर्ड कंपार्टमेंट में O2 के कितने मोल्स हैं, 10 मोल, और H2 के मोल्स कितने हैं, Y के बराबर मींस 8, यानी यहाँ पर टोटल 18 मोल्स होंगे, यहाँ पर 2 मोल्स होंगे, यहाँ पर 10 मोल्स होंगे। क्लियर। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इडियोमेट्री। इडियोमेट्री क्या है, इडियोमेट्री है गैसियस मिक्सचर का एनालिसिस। अगर आपके पास कोई गैसियस मिक्सचर है तो उसमें कौन कौन सा गैस प्रेजेंट है या कितना कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका एक कैलकुलेशन क्या कहलाता है, इडियोमेट्री। अगर आप किसी कंपाउंड का कंबशन कर रहे हैं या उसमें कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन करवाने पर कौन कौन सा गैस कितने कितने अमाउंट में बन रहा है या बच रहा है, उसी का कैलकुलेशन क्या है, इडियोमेट्री। तो इडियोमेट्री सिंपल क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गैसियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर का कैलकुलेशन ही क्या कहलाता है, इडियोमेट्री कहलाता है, ठीक है। तो इडियोमेट्री में हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस हम देखेंगे अभी होते क्या है। तो पहले यहाँ पे कुछ चीजें जिनको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जब भी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन में जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसका कंबशन करते हैं कंप्लीट, तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से कंप्लीट कंबशन पर कार्बन CO2 में चेंज होता है और हाइड्रोजन वाटर में चेंज होता है, ठीक है। जनरली कि यहाँ पे जो CO2 और H2O बन रही है, CO2 गैसेस फॉर्म में ही बनती है और H2O लिक्विड फॉर्म में बनता है। जब तक कि आपको स्पेसिफाई ना हो हम हमेशा उसको लिक्विड फॉर्म ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कर रहे हैं तो अगर कंबशन के बाद जो भी आपको मिल रहा है उसका अगर आप कंडेंसेशन करें तो कंडेंस करने पर क्या होता है, वाटर का वेपर किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो कंडेंस करने पर यहाँ पर क्या होता है, वाटर सेपरेट आउट हो जाता है। तो अगर कंबशन के बाद आपको कुछ वॉल्यूम ऑफ गैसियस कंपोनेंट मिले, गैसियस कंपोनेंट अगर उसमें CO2 भी हुआ और अगर H2O भी वेपर में है तो उसको कंडेंस करने पर वाटर क्या होता है, वहां से सेपरेट आउट हो जाता है। तो कंबशन के बाद जो वॉल्यूम बन रहा है अगर आप उसको कंडेंस कर रहे हैं तो कंडेंस करने के बाद जो वॉल्यूम कम हो रहा है वो किसकी वजह से कम होगा, वाटर की वजह से, बिकॉज गैसियस कंपोनेंट में से वाटर कंडेंस होकर बाहर निकल जाएगा। अगर कंबशन करने के बाद जो गैसेस मिक्सचर मिल रहा है और उसको आप एक्वस KOH के ऊपर से पास कर रहे हैं तो एक्वस KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर देता है। तो अगर गैसेस मिक्सचर को एक्वस KOH के ऊपर से पास करने पर वॉल्यूम में कुछ डिक्रीमेंट आ रहा है तो वो डिक्रीमेंट किसकी वजह से आ रहा होगा, CO2 की वजह से, बिकॉज एक्वस KOH किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को ही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई कंपाउंड है उसका आप कंबशन कर रहे हैं उसमें सल्फर प्रेजेंट है और फास्फोरस प्रेजेंट है तो सल्फर से SO2 बनेगा, फास्फोरस से P4O10 यहां पर बनने वाला है। अगर कंपाउंड में कोई नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो जब तक आपको कोई स्पेसिफाइड नहीं हो, जब तक कुछ आपको स्पेसिफाई करके गिवन ना हो, हम नाइट्रोजन के कोई ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं जब तक कि अनलेस अनटिल कोई आपको स्पेसिफाई नहीं किया हो। अगर स्पेसिफाई नहीं किया हो तो कंपाउंड में जो भी नाइट्रोजन है उसको हम N2 की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं ऑन कंबशन। उसके अलावा कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें या ओजोन की बात करें कि जो ओजोन होता है वो टर्पेंटाइन ऑयल में एब्जॉर्ब होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो अल्कलाइल पायरोगैलोल में एब्जॉर्ब होता है। ये बाय वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। अल्कलाइल पायरोगैलोल क्या होता है वो अभी हमारे यहाँ पे चैप्टर में कोई काम की बात नहीं है, या टर्पेंटाइन ऑयल का फॉर्मूला क्या होता है या अल्कलाइल पायरोगैलोल का फॉर्मूला क्या होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल यहाँ पे वर्ड के अकॉर्डिंग समझना है क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन में वर्ड के बेसिस पर आता है कि टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है वो ओजोन को एब्जॉर्ब करता है और अल्कलाइन पायरोगैलोल ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये कुछ हिंट है, इंफॉर्मेशन है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, जिनके बेसिस पे आपको आइडिया लगाना होता है कि इंफॉर्मेशन क्या गिवन है और उससे आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं इडियोमेट्री के बेसिस पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। यस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गिवन है आपको कार्बन डाइऑक्साइड 1 लीटर इज पास्ड ओवर heated coke means carbon, the total volume of gas coming out become 1.6 लीटर। तो हमने 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड डाला था तो जो वॉल्यूम मिल रहा है गैस का पास करने के बाद वो 1.6 लीटर मिल रहा है। फाइंड परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मींस जब आप CO2 को कार्बन के ऊपर कोक के ऊपर पास कर रहे हैं तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो इनिशियली आपको कितना गिवन था, 1 लीटर ऑफ CO2 गिवन था, आपने उसको कोक के ऊपर
से पास किया तो यहाँ पे मोनोऑक्साइड बन रहा है, रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, तो इनिशियली T इक्वल टू 1 लीटर पे, सॉरी T इक्वल टू 0 पे कितना 1 लीटर आपको CO2 गिवन था। अगर यहाँ पे जो कैलकुलेशन वो मोल्स के रिगार्डिंग ही करेंगे, ये गैसियस फॉर्म है, ये कार्बन जो होता है ग्रेफाइट वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन मोल्स की टर्म में होती है वही कैलकुलेशन प्रेशर के टर्म में भी होती है। जो स्टोइचियोमेट्री मोल्स के अकॉर्डिंग आप लेते हैं वही प्रेशर के अकॉर्डिंग आप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका 1 मोल है तो इसका कितना मोल बनेगा 2 मोल, इसका 1 मोल है इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ मोनोऑक्साइड बनाएगा, इसका 1 लीटर से कितना लीटर ऑफ CO बनेगा 2 लीटर। ठीक है, तो अगर ये 1 लीटर CO2 है, अगर कंप्लीटली कन्वर्ट होता है तो कितना बनता है 2 लीटर, आपको कितना बोला है 1.6, इसका मींस कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो रहा है, इसमें से कुछ अमाउंट मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 लीटर में से कुछ लीटर यहाँ पे सपोज x लीटर कन्वर्ट हुआ तो 1 लीटर से 2 लीटर बन रहा था, तो x लीटर से कितना बनेगा 2x लीटर, राइट। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस जो कमिंग आउट बाहर निकल रहा है वो कितना दे रहा है आपको 1.6 लीटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है 1.6 लीटर। तो यहाँ पे ये तो सॉलिड है, गैसियस फॉर्म ये है, गैसियस फॉर्म ये है, तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x विल बी इक्वल टू 1.6। तो कितना होगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1.6, तो x कितना होगा 0.6, यानी ये x कौन सा वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम CO2 का जो मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको पूछा था परसेंटेज कन्वर्जन क्या है, तो 0.6 लीटर 1 लीटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो परसेंटेज कन्वर्जन क्या होगा 0.6 upon 1 into 100 means 60% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुकी होगी। क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपको हाइड्रोकार्बन का कंबशन गिवन है, तो अननोन कोई हाइड्रोकार्बन है, आपको पता नहीं कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है, अननोन है, तो उसका रिएक्शन कैसे लिखना है। तो अननोन हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट है, एक्स कार्बन वाई हाइड्रोजन उसमें है। ठीक है, तो जब आप इसका कंबशन करेंगे तो जितना कार्बन होगा सारा का सारे को किस में कन्वर्ट करना है CO2 में, और जितना हाइड्रोजन होगा पूरे को कितना किस में कन्वर्ट करना है H2O में। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे एक्स कार्बन है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए एक्स कार्बन। इधर वाई एटम हाइड्रोजन है, इधर कितना एटम हाइड्रोजन रखना है वाई एटम, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2, तो y एटम के लिए क्या करना होगा y/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 एटम से 2 एटम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा कितना y एटम। ऑक्सीजन बैलेंस करें, अब यहाँ पे O2 क्या है मॉलिक्यूल, इधर O2 क्या है मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल है x मॉलिक्यूल, सो x प्लस इधर कितना एटम है ऑक्सीजन का y/2 एटम, एटम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, 2 एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है, तो y/2 एटम से कितना मॉलिक्यूल बनेगा y/4, सिंपल यूनिटरी मेथड, तो y/4 यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो अगर ये 1 मोल है तो ये कितना मोल रिएक्ट होगा x प्लस y/4 मोल, ये 1 मोल है तो ये कितना बनेगा x मोल ऑफ CO2 एंड y/2 मोल ऑफ H2O। अगर ये V लीटर आपको गिवन है या V ml आपको गिवन है तो ये कितना वॉल्यूम कंज्यूम होगा, 1 मोल के लिए इतने मोल की रिक्वायरमेंट है, तो इतने वॉल्यूम के लिए कितना x प्लस y/4 इंटू V लीटर वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्सीजन का कंज्यूम होगा। अगर ये 1 लीटर से x लीटर बना रहा है, सॉरी ये 1 मोल से x मोल बना रहा है, तो 1 V लीटर से कितना बनेगा V इंटू x इंटू V लीटर इसका बनेगा। अगर ये 1 मोल से y/2 मोल बना रहा है, 1 लीटर से y/2 लीटर बना रहा है, तो V लीटर से कितना बनेगा V इंटू y/2 लीटर। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक बेसिक इक्वेशन है जो हाइड्रोकार्बन के कैलकुलेशन में हम यहाँ पर करते हैं। तो आपको बैलेंसिंग सबसे पहले क्लियर होना चाहिए और जो स्टोइचियोमेट्री है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन भी क्लियर होना चाहिए। तो ये 1 मोल है, ये x प्लस y/4 मोल है, तो अगर ये 1 लीटर है तो ये कितना लीटर कंज्यूम होगा x प्लस y/4 इंटू 1 लीटर, ये x इंटू 1 लीटर प्रोड्यूस होगा, ये y/2 लीटर प्रोड्यूस होगा। अगर ये v लीटर है तो ये कितना कंज्यूम होगा x प्लस y/4 इंटू v लीटर, ये कितना प्रोड्यूस होगा x इंटू v लीटर, और ये कितना प्रोड्यूस होगा x इंटू सॉरी v इंटू y/2 लीटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेसिस पर। यस, गिवन आपको 100 ml of hydrocarbon is mixed with excess of oxygen and exploded. Exploded means वहां पे उसका हम क्या कर रहे हैं कंबशन कर रहे हैं। On cooling, the mixture was reported to have a contraction of 250 ml. The remaining gas when passed through a
solution of aqueous KOH, the mixture show a further contraction of 300 ml. Find molecular formula of hydrocarbon. तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी उसके बेसिस पे सोचने की कोशिश करिए। तो इनिशियली हाइड्रोकार्बन क्या है 100 ml, 100 ml का जब कंबशन करेंगे तो क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा और H2O प्रोड्यूस होगा। अब हाइड्रोकार्बन कौन सा है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उसका कोई इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, CXHY यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कंसीडर करेंगे। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो XCO2 प्लस Y/2 ऑफ H2O यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। बैलेंसिंग कर दें, ऑक्सीजन कितना होगा, X प्लस Y/4। ठीक है, अब आपको गिवन था अगर ये 1 मोल है तो X प्लस Y/4 मोल कंज्यूम होगा, X मोल प्रोड्यूस होगा एंड Y/2 मोल प्रोड्यूस होगा। अगर ये 100 ml है तो ये कितना कंज्यूम होगा, X प्लस Y/4 इंटू 100। हालांकि एक्सेस में गिवन है बट इतना ही यहाँ पे कंज्यूम होने वाला है, इतना ml। ये कितना प्रोड्यूस होगा, X इंटू 100 ml, और ये कितना प्रोड्यूस होगा, Y/2 इंटू 100 ml। क्लियर। अब बोला है ऑन कूलिंग द मिक्सचर वाज रिपोर्टेड टू हैव अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 250 ml। तो अभी क्या है यहाँ पे, जब कंबशन होगा तो यहाँ पे इनिशियली बोला है ये गैसेस फॉर्म में, ये गैसेस फॉर्म में। ठीक है, तो गैसेस फॉर्म का ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। आपको जब ऐसा लिखेगा कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप हमेशा यही कंसीडर करेंगे कि गैसेस वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लिक्विड वॉल्यूम के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं होती है। जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हमें गैस के रेस्पेक्ट में ही होता है। तो इनिशियली कुछ वॉल्यूम था गैसेस मिक्सचर का, उसमें से कुछ वॉल्यूम कम हो गया है। तो जो वॉल्यूम कम हो रहा है कूलिंग करने पर, वो किसकी वजह से होगा, कूलिंग करने पे कौन कंडेंस होगा, H2O। यही हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि कूलिंग पर H2O का ही कंडेंसेशन हो रहा है। तो ऑन कूलिंग कौन कंडेंस हो रहा है, यहाँ पे H2O कंडेंस हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ H2O यहाँ पर कितना, 250 ml। तो यहाँ पे Y/2 इंटू 100 कितना, 50Y कितना, 250 ml। तो यहाँ पे Y कितना होगा, 5। तो Y का वैल्यू आपको मिला 5। क्लियर। सेकंड पॉइंट आपको बोला है when passed through aqueous solution of KOH the mixture show a further contraction of 300 ml। अब aqueous KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। तो जो यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा वो किसकी वजह से हो रहा होगा, CO2 की वजह से। तो आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है, 300 ml। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना बना है, 100x। So 100x will be equal to 300, so x will be equal to 3। मेन फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन C3H5 होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज पास्ड थ्रू अ ओजोनाइजर। ओजोनाइजर कौन होता है, जो ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करता है। पास थ्रू अ ओजोनाइजर एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर बिकम 820 ml। इफ मिक्सचर इज पास्ड थ्रू ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन देन कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग गैस। राइट, तो 1 लीटर ऑक्सीजन गैस था, उसको 820 ml यहाँ से आपको फाइनली मिल रहा है ओजोनाइजर में। तो ओजोनाइजर कौन होता है, जो O2O किस में कन्वर्ट करता है, O3 में। ठीक है, पहले इक्वेशन को बैलेंस कर दें, एक 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आपको लाए इनिशियली t इक्वल टू 0 पे कितना लीटर था, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन या 1000 ml। ठीक है, अब यहाँ पे आफ्टर जब ओजोनाइजर से पास करें तो कितना वॉल्यूम मिल रहा है आपको गैस का, 820 ml। तो पहले ये चेक करें कि क्या पूरा का पूरा ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो रहा होगा क्या, कि अगर ये 3 मोल है तो 3 से कितना बनेगा, 2 मोल। अगर ये 1 मोल होता तो कितना बनता, 2/3 मोल। अगर ये 3 लीटर होता तो कितना बनता, 2 लीटर। अगर 1 लीटर है तो कितना बनेगा यहाँ पे, 2/3 लीटर मीन्स यानी 1000 ml है तो कितना बनता है यहाँ पे, 2000/3। लीटर को हमने ml में चेंज कर दिया तो कितना बनता है यहाँ पे, 666.66 ml। इतना बनता इफ कंप्लीट कन्वर्जन। बट क्या कंप्लीट कन्वर्जन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि 820 ml ही तो आपको गिवन है। तो यानी पूरा का पूरा कन्वर्जन नहीं हो रहा है, कुछ ही कन्वर्ट हो रहा है। तो 1000 ml में से अगर x ml कन्वर्ट हुआ, अगर 3 मोल है तो 2 मोल बनता, 3 ml है तो 2 ml बनेगा, 1 ml है तो कितना बनेगा, 2/3। और अगर x ml है तो कितना बनेगा, 2/3 इंटू x ml। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना,
टोटल वॉल्यूम आपको कितना गिवन है 820 ml, यानी इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 820, 1000 माइनस x प्लस 2x बाय 3 इक्वल टू 820। जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वही हम यूज में ले रहे हैं। तो कितना होगा 1000 प्लस x बाय 3, यही बच रहा है ना, माइनस x बाय 3, माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 820। तो यहां से आप x का वैल्यू निकालिए, x बाई 3 विल बी इक्वल टू 1000 माइनस 820 मीन्स 180, सो x विल बी इक्वल टू 540। तो x का वैल्यू 540 मिला, मीन्स 1000 ml में से 540 ml ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हुआ, ओजोन में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे कितना बना होगा, वॉल्यूम ऑफ ओजोन कितना बना होगा 2x बाय 3 मीन्स 2 इंटू x कितना है 540 बाय 3, तो यानी 360 ml। तो 360 ml क्या हो गया यहाँ पे, ओजोन बना था। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना था 820 में से 360 ml ओजोन बना था। तो यहाँ पे जब आप इसको टर्पेंटाइल ऑयल से पास करोगे तो क्या है, ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन एब्जॉर्ब ओजोन, ओजोन को एब्जॉर्ब करेगा तो रिमेनिंग गैस कौन सा होगा O2। तो वॉल्यूम ऑफ कितना O2 कितना होगा 820 में से आप कितना माइनस कर दीजिए 360 माइनस कर दीजिए, तो ये रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ O2 आपको मिल जाएगा, कितना होगा 460 ml। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा 460 ml। क्लियर। तो चलिए आज तक इतना ही काफी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्या टॉपिक हमने पढ़ा है उसका कैलकुलेशन हमने कैसे किया है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, मनन करिए, प्रैक्टिस करिए और इसको आगे जो आपको मॉड्यूल मिलेगा उसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप टाइम टू टाइम, होमवर्क भी टाइम टू टाइम आप सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।